आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और वो उस टॉपिक का नाम क्या है, डिफेक्शन प्रॉब्लम, दल बदल की समस्या, ठीक है। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी आपने थोड़े दिन पहले एमपी के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है। कर्नाटक, इससे पहले कर्नाटक में, इससे पहले गोवा के अंदर, ठीक है। तो क्या है ये दल बदल, ठीक है। और दल बदल कानून की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हम थोड़ा सा पहले इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। देखिए, जो दल बदल की प्रॉब्लम है वैसे तो 1952 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये काफ़ी क्रिटिकल रूप इसने कब लिया था, 1967 के अंदर। और कहाँ से शुरुआत मानी जाती है इसकी, हरियाणा से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 1967 के अंदर एक गया लाल नामक विधायक था, एमएलए था, जिन्होंने एक दिन के अंदर ही 3 बार पार्टी बदल डाली। और वहाँ से फिर एक फ्रेज प्रसिद्ध हुआ जिसको क्या बोलते हैं, आया राम गया राम। ये जुमला काफ़ी फेमस रहा है। तो दल बदल की प्रोसेस कई बार पूछी जाती है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, हरियाणा से। और ये कोटेशन भी पूछी जाती है कई बार, आया राम गया राम, ठीक है। इसका रिलेशन किससे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका रिलेशन है दल बदल से, ठीक है। अब आप ये जो दल बदल है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इतनी क्रिटिकल क्यों है। देखिए, हम किसी को वोट दे रहे हैं तो हमारे वोट देने का औचित्य क्या है कि कोई किसी और पार्टी की सरकार बन जाए। ये तो फिर जनता के साथ धोखाधड़ी हुई ना, और हमारे जो डेमोक्रेटिक मूल्य हैं उनके भी खिलाफ हुआ। और दूसरी बात क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो जो दल बदल है, तो दल बदल कब दल बदल माना जाता है, सबसे पहले हम दल बदल कानून के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो दल बदल कानून है उसके अंदर क्या क्या बातें दे रखी हैं, कब दल बदल माना जाएगा। फर्स्ट, मान लीजिए कोई कैंडिडेट क्या करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी अनदर पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इसको क्या माना जाता है, इसको दल बदल माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कोई निर्दलीय सदस्य है, ठीक है, वो चुनाव जीत के आता है, लेकिन जीतने के बाद किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है, इसको भी दल बदल माना जाएगा, ठीक है। और जो तीसरी मेन बात है वो क्या है, मान लीजिए कोई नॉमिनेट सदस्य है। नॉमिनेट सदस्य का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको पता है राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, ठीक है। और लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। तो जो नॉमिनेट सदस्य है, अगर वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसको दल बदल माना जाता है। अगर 6 मंथ से पहले वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, ठीक है। दल बदल से रिलेटेड कुछ छूट भी है। क्या छूट है, स्पीकर को, ठीक है, स्पीकर को जो है वो दल बदल के संबंध में छूट है। अगर वो कोई पार्टी बदलता है, ठीक है, वैसे भी स्पीकर बनने के बाद उसका रिलेशन किसी पार्टी से नहीं रहता, ठीक है। तो स्पीकर के संबंध में ये छूट है। तो दल बदल में एक और बात शामिल होती है, अगर मान लीजिए वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करता है या उसके खिलाफ पार्टी में रहते हुए किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट करता है, तो ये भी गलत बात है। इसमें जो पॉइंट अभी अभी मैंने डिस्कशन किया कि अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ क्या करता है, वोट करता है, तो ये जो प्रोसेस थी वो क्या थी, विप थी, ठीक है। अगर विप के खिलाफ जाता है, लेकिन दूसरे देशों के अंदर ऐसा नहीं है। दूसरे देशों के अंदर मान लीजिए आप ब्रिटेन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ब्रिटेन में अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में वोट दिया जा सकता है, लेकिन इससे उसकी सदस्यता खत्म नहीं होती, ठीक है। क्योंकि क्या है, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है भाई, हमें अपने मत रखने का तो अधिकार होना चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये थी दल बदल से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं, कब कब दल बदल माना जाएगा। कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता, वो कई बार जैसे क्लासेस में भी उन्होंने मेरे सामने बोला है कि मैम अभी देखिए कर्नाटक के अंदर जो एमएलए थे उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी, तो उनकी सदस्यता तो रद्द नहीं हुई। तो आप एक बात ध्यान रखिए, वो विधानसभा की सदस्यता छोड़ सकते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। खाली अपने पद से इस्तीफा देना दल बदल नहीं माना जाएगा।
तो फिर क्या फ़ायदा होता है, अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। देखिए जैसे ही वो अपने पद से इस्तीफ़ा देते हैं तो सीटें कम हो जाती है। जैसे मैं आपको ना कर्नाटक का एग्जांपल देके बताती हूँ। कर्नाटक में क्या हुआ, मई में चुनाव हुए थे वहाँ पर, ठीक है। और उस चुनाव के दौरान जो है शुरू में जो सरकार बनी थी, शुरू में जो मुख्यमंत्री बने थे वो येदियुरप्पा बने थे बीजेपी के, ठीक है, जबकि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। कर्नाटक में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 224, ठीक है। और वहाँ पर बीजेपी की जो सीट है वो कितनी है, 104, जो गेट की उन्होंने प्राप्त की, ठीक है। वहाँ पर कांग्रेस ने कितनी की, 79, ठीक है। और वहाँ पर एक रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय दल है एस डी देवगौड़ा की, जेडीएस, जनता दल सेकुलर, ठीक है। इसने सीटें प्राप्त की थी 37। देखिए क्या कहता है कि सरकार बनाने के लिए आधे से एक ज़्यादा सीट चाहिए, यानी 224 सीटें हैं, तो सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, 113 चाहिए, 113 चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी के पास 113 सीटें नहीं हैं, ठीक है। तो राज्यपाल को लगा कि जौन सी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है उसका जो व्यक्ति है उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन उसी दौरान ये केस जो है कोर्ट में चला जाता है, ठीक है। और फिर कोर्ट अपना फैसला दे देती है, भाई जो पार्टी बहुमत सिद्ध कर देती है, ठीक है, उसकी सरकार होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी और जेडीएस दोनों गठबंधन कर लेते हैं, क्योंकि 79 उसके पास है, 37 उसके पास है, तो 116 सीटें होगी, तो उनकी सरकार बन जाती है, ठीक है। और कुमार स्वामी क्या है, मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम यहाँ पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस आता है। क्या होता है, इस पार्टी के 15 जो एमएलए होते हैं वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट जो स्पीकर होता है विधानसभा का वो इस्तीफा लेने से मना कर देता है। अब ये केस कहाँ चला जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कहता है, वो कहता है भाई ठीक है, ये विधानसभा की पावर है, विधानसभा का जो स्पीकर है उसके पास ये पावर है, इस्तीफा ले ना ले अपने पास होल्ड रखे, ठीक है, ये उस इस्तीफे को एक्सेप्ट कर ले। ध्यान रखना ये छोटा क्वेश्चन बनेगा। स्पीकर जो होता है उसके पास पावर होती है, अगर कोई इस्तीफा देता है अपने पद से तो वो इस्तीफा उसे लग रहा है कि ये वॉलेंट्री है इस्तीफा, तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। और लेकिन उसे लग रहा है कि जोर जबरदस्ती से ये इस्तीफा दिलवाया जा रहा है, तो उसके पास ये पावर होती है, उसकी मर्जी है वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। एक बात ध्यान रखिए, पहले ऐसा नहीं था, ये एक अमेंडमेंट आया था 33वां संविधान संशोधन। गुजरात के अंदर क्या हुआ था कि गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ पर। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसके खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया जिसे नव भारत निर्माण आंदोलन कहते हैं। और उस दौरान पूरी बहुमत से सरकार थी वहाँ पर कांग्रेस की, लेकिन उस दौरान जबरदस्ती विधायकों से इस्तीफा लिया गया। तब 1974 में इंदिरा गांधी के समय में ये संविधान संशोधन किया गया कि उसके पास ये पावर रहेगी स्पीकर के पास कि वो इस्तीफा, वो डिसाइड करेगा कि वो इस्तीफा वॉलंटरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कर्नाटक के अंदर ऐसा हुआ। और जैसे कई बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि भाई मैम अब उनकी वो तो ख़त्म ही नहीं की, तो ध्यान रखना उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देके सीटों को कम किया था, ना कि किसी दूसरी पार्टी के अंदर वो मिले थे। दल बदल कब माना जाएगा, अगर वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दे और किसी दूसरे दल में, वो भी चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो ही उसे दल बदल माना जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा दल बदल की प्रोसेस, ठीक है, क्या थी। अच्छा चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि दल बदल एक समस्या है बहुत बड़ी, ठीक है। तो इस दल बदल की समस्या से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, मतलब कैसे इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। भाई देखिए, दल बदल से रिलेटेड अब तक जो भी कानून आए वो कानून बिल्कुल सही, इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, तभी तो दल बदल को रोक नहीं पाए। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ही समझिए, यह इस्तीफा देना एक तरह से दल बदल ही तो था, सीटों को कम कर देना, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आ जाना, ठीक है। तो
दल बदल से रिलेटेड क्या कैसे कम कर सकते हैं हम, कौन कौन से सजेशन हो सकते हैं? तो एक तो सजेशन क्या हो सकता है दल बदल से रिलेटेड, कि दल बदल लोग करते ही क्यों हैं, जो उम्मीदवार हैं वो दल बदल ज़्यादा क्यों किया जाता है? दल बदल करने का एक मेन रीज़न क्या होता है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, बहुत लंबे समय से उस पॉलिटिकल पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें टिकट नहीं मिलता। टिकट नहीं मिलता तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं और दूसरी पार्टी उन्हें टिकट दे देती है। इस वजह से भी दल बदल बहुत ज़्यादा होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के खुद के ऐसे रूल्स बनने चाहिए कि अगर कोई बंदा पहले आया है पार्टी के अंदर, वो लंबे टाइम से उसका सदस्य है, तो उसी को क्या होना चाहिए, पहले टिकट मिलनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, दल बदल को रोकने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को ही कोई ऐसी आचार संहिता बनानी चाहिए। ठीक है। और कोई एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिसमें कानून विद भी शामिल हो, ताकि दल बदल के ऊपर क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तीसरा सजेशन ये हो सकता है कि जैसे आप इंग्लैंड का एग्जांपल ले लीजिए। इंग्लैंड में क्या है, वन टाइम स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। ठीक है। फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं होता, कोई भी सरकार आए स्पीकर वहीं रहेगा। तो दल बदल से रिलेटेड जो स्पीकर की पावर है उस पर थोड़ा सा कुछ सुधारात्मक तरीके से उसमें सुधार करना चाहिए कि लास्ट जो फैसला वो स्पीकर का नहीं मानना चाहिए। जैसे अभी जो उच्चतम न्यायालय है मणिपुर केस में जो है, उच्चतम न्यायालय ने अभी हमें कहा है कि भाई अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, ये सरकार है उसको स्पीकर का जो शक्तियां हैं उनके ऊपर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब उनके बारे में सोचना चाहिए, ताकि दल बदल को क्या है, रोका जा सके। एक तरह से अगर देखें तो अगर सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका इस तरीके से सरकार को बोलती है तो एक तरह से क्या है, वो सेपरेशन ऑफ पावर का भी हनन है। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सबकी आप अपनी शक्तियां बटी हुई हैं। क्या है, न्यायपालिका की अलग शक्तियां हैं और कार्यपालिका की अलग है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेचर, इनकी जो पावर्स हैं वो अलग अलग है। आप एक बात और ध्यान रखना कि एक आर्टिकल काफ़ी फेमस रहा है, आर्टिकल 212। क्या कहता है, अगर विधानसभा की प्रोसेस चल रही है तो उस चलती हुई प्रोसेस के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है वो क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन होगा, वो सही नहीं होगा। ठीक है। अभी कुछ छोटे क्वेश्चंस करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी हुआ, नेट हुआ या कोई भी एग्जाम हुआ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम चल रही है। एक क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, यही बन सकता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो किसके समय में आया, कब आया, कौन सी अनुसूची में है, वहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो मैं बता दूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में आया। ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट था, 52वां था। किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है। और उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल शामिल थे, एक आर्टिकल शामिल है आपका 191, उसका सब क्लोज जो है 2 उसके अंदर है, और एक आर्टिकल आपका क्या है 102, उसका भी सब क्लोज जो 2 है उसके अंदर है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका स्पीकर की पोस्ट के बारे में आ सकता है, स्पीकर्स की पावर आ सकता है। जो स्पीकर है, अगर लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो उसका पद है आर्टिकल 93 में। ठीक है। दल बदल से रिलेटेड जो उसकी पावर है वो क्या कर सकता है, जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है और उसको ले सकता है, तीनों ही काम वो कर सकते हैं। ठीक है। और जो पहले था उसमें ये निर्णय दिया गया था कि जो दल बदल की प्रोसेस है, ठीक है, उस पर जो अंतिम निर्णय होगा वो किसका होगा, वो अंतिम निर्णय जो होगा वो होगा स्पीकर का। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या दल बदल के ऊपर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो दल बदल के ऊपर जो है न्यायिक समीक्षा भी है वो की जा सकती है। तो उसमें आपसे केस पूछा जा सकता है कि कौन से केस के तहत ये बात कही गई है कि जो दल बदल है उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो वो केस कब आया था, आपका केस आया था 1992 में। ठीक है। उस केस का नाम क्या था, की होलोहन, की होलोहन, अजीब सा नाम है, ये केस था और ये केस आया था 1992 में। और ये केस जो है वो 5 जजेस ने दिया था और इसमें ये कहा गया कि लेकिन कब न्यायिक समीक्षा होगी, कब जुडिशियल रिव्यू होगा, जब स्पीकर अपना अंतिम निर्णय दे देगा। ठीक है।
उसके बाद एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका क्वेश्चन आर्टिकल 212 पे बन सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा आर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, तो आर्टिकल 212। ठीक है, आर्टिकल 212 में क्या है, अगर विधानसभा की प्रोसेस चल रही है तो न्यायपालिका बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कर्नाटक के मामले में, ठीक है, राज्यपाल ने कांग्रेस पार्टी को, जब वहाँ पर कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी, तो उनको कहा राज्यपाल ने भी आप फ्लोर टेस्ट कीजिए। ठीक है, राज्यपाल की पावर सिर्फ यहीं तक है कि फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना, लेकिन अब विधानसभा में क्या होगा, इस कार्रवाई की देखरेख कौन करेगा, स्पीकर करेगा वहाँ का। ठीक है, तो इस मामले में ना तो राज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये आर्टिकल भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 212। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है इम्पोर्टेंट। जैसे हम एमपी की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी विधानसभा की सीटें पूछी जा सकती हैं। एमपी में विधानसभा की सीटें क्या हैं, 230। देखिए नेट के पेपर में तो 4 ऑप्शन आते हैं और उनका मिलान पूछते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, लेकिन वो पूछते हैं करंटली, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो एमपी की विधानसभा की सीटें 230 और कर्नाटक में जो विधानसभा की सीटें वह कितनी हैं, 224। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग का संबंध किससे है, क्योंकि अभी काफ़ी चर्चा में रहा है पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग, तो इसका रिलेशन किससे है, दल बदल से है। ठीक है, और फिर वहाँ के मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं, राज्यपाल वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल 33 पूछा जा सकता है। आर्टिकल 33 का संबंध किससे है, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उसकी क्या क्या पावर है दल बदल से रिलेटेड। ठीक है, उसमें संशोधन किया गया था, 33 अमेंडमेंट कब आया था, 1974 में आया था। किसके समय में आया था, ये आया था इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे जो हैं क्या थे, दल बदल से रिलेटेड डिस्कशन था, छोटे क्वेश्चंस और लॉन्ग। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।